हेलो गाइस, दिस इज आशिम मिश्रा की मैं अपना चैनल योर मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम फिजियोलॉजी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हैं, जिसका थर्ड पार्ट आ गया है। और इसके अंदर मेनली हम WBC और प्लेटलेट के बारे में हम बताएंगे, जो ये बताता है कि क्या है ये, इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं और कैसे इसको फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। WBC मैंने जैसे बताया था सिंपल फॉर्म में कि ये एक ल्यूकोसाइट्स होता है। और इसके अंदर अगर हम RBC से कंपेयर करें तो इसमें न्यूक्लियाई होता है और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमें RBC में नहीं मिलते हैं। और इसके अंदर बस ये डिफरेंस है मेनली कि जो RBC में जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो WBC में रेड कलर नहीं है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। और जो WBC होता है मैंने बताया था कि क्लासीफाइड होता है ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट्स में। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये मेनली साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं बाय स्टेनिंग, हेमेटोथैलिन और यूसिन के स्टेन के थ्रू। अब आते हैं ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में मेनली आती है तीन चीज़ें, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। अब हम आते हैं एक एक को बारी बारी से पढ़ते हैं कि क्या होता है। न्यूट्रोफिल में हम ये देख सकते हैं कि जो इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं ये एसिडिक और बेसिक जो स्टेन होते हैं उसमें ये दिखते नहीं हैं, अट्रैक्ट होते ही नहीं हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रोफिल का, इसलिए हम नाम से पता चला न्यूट्रल होते हैं ये एसिड और बेसिक स्टेन के लिए। और दूसरा आता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं इसके ये 2 से 5 लोब्स होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 2 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसके न्यूक्लियस। और तीसरा चीज़ ये होता है कि इसी को बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब इसका मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म और न्यूक्लियस का बताया गया है, और इसीलिए इसको PMN बोलते हैं। दूसरा आता है इस्नोफिल। इस्नोफिल में ये नाम से पता चल जाता है कि ये जो एसिडिक स्टेन को फेवर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और ये रेड ऑरेंज के फॉर्म में स्टेन होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जो इसके न्यूक्लियस होते हैं इसके 2 लोब होते हैं, और ये जो 2 लोब होते हैं बहुत थिन स्ट्रैंड या थिक स्ट्रैंड से कनेक्ट होते हैं। जो न्यूक्लियस मटेरियल होता है न्यूक्लियर का, उसके थिन स्ट्रैंड से कनेक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में कैसे कनेक्टेड हैं। तीसरा होता है बेसोफिल में ये बेसिक डाई से स्ट्रेन होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, और इसका कलर ब्लू पर्पल आता है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं ब्लू पर्पल। और इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 लोब के फॉर्म में बताए गए हैं। अब आप देख सकते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स में, अब ये ग्रेनुलोसाइट्स में आप डायग्राम में ही पता चलता है कि इसमें ग्रेनुल्स होते ही नहीं हैं, तो इसीलिए इसका नाम है एक ग्रेनुलोसाइट। और बाकी वाले में जो ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेनुल्स छोटे छोटे होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं। इसमें आते हैं लिम्फोसाइट में इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डार्क होता है इसका, एंड राउंड फॉर्म में होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है स्काई ब्लू के फॉर्म में स्टेन किया जाता है और एक रिम बनाता है न्यूक्लियस के अराउंड में, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में। मोनोसाइट में आप ये देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है या हॉर्सशू शेप होता है। हॉर्सशू शेप मतलब मैग्नेट देखे होंगे हॉर्सशू शेप का, उस फॉर्म में होता है ये। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ब्लू ग्रे होता है और फोमी अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। डायग्राम में देख सकते हैं आप कि ये फोमी अपीयरेंस दिखता है। अब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेनली 5 चीज़ें जो उसके बारे में बताया गया कि अगर इसका काउंट बढ़ जाए, हाई हो जाए, या इसका काउंट लो हो जाए तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे न्यूट्रोफिल्स का हो गया, अगर इसका काउंट बढ़ गया, इसका नंबर बढ़ गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बर्न होगा, स्ट्रेस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। अगर इसका नंबर घट गया तो क्या इंडिकेट करेगा, रेडिएशन एक्सपोजर, ड्रग टॉक्सिसिटी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसिस, ये सब चीज़ें बताती है लो काउंट में। जब वही अगर हम लिम्फोसाइट के बारे में देखा जाए तो अगर लिम्फोसाइट के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन को शो करेगा, कुछ ल्यूकेमिया होगा सम काइंड ऑफ, और इन्फेक्शन ऑफ मोनोन्यूक्लियोसिस भी होगा। वहीं इसका नंबर कम हो जाए तो ये क्या इंडिकेट करेगा, प्रोलॉन्ग इलनेस, ज़्यादातर HIV इन्फेक्शन में होगा, और मेनली होगा इम्यूनो सप्रेशन में, इम्यून को सप्रेस करेगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको उतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल वे में इसको क्लासीफाई कर चुके हैं ऑलरेडी। मोनोसाइट्स को देखते हैं। मोनोसाइट्स में अगर उसके नंबर बढ़ गए तो वायरल और फंगल इन्फेक्शन होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। वहीं अगर इसके नंबर घट गए तो बोन मैरो सप्रेशन और ट्रीटमेंट विद कॉर्टिसोल के कारण भी ये चीज़ें हो जाती हैं।
और स्नोफिल में देख सकते हैं ये मेनली एलर्जिक के लिए होता है अगर इसके नंबर बढ़ गए तो, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण हो सकता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब में भी। अगर नंबर घट गए तो ड्रग टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस होगा, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शंस, ये सब चीज़ें आती हैं। वहीं बेसोफिल्स में अगर इसके नंबर बढ़ जाएँ तो एलर्जिक रिएक्शन, ल्यूकीमिया, कैंसर, हाइपोथायरॉइडिज्म आते हैं। और वहीं नंबर इसके घट गए तो प्रेगनेंसी, ओवुलेशन, स्ट्रेस, हाइपोथायरॉइडिज्म, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। नंबर ज़्यादा होने में क्या होता है, नंबर कम होने में क्या होता है। अब आते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट में देख सकते हैं गाइस, ये मेगा कैरियोब्लास्ट का एक फ्रेगमेंट होता है जो मेगा कैरियोसाइट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो जाके प्लेटलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो रेड बोन मैरो में जो कैरियोसाइट होता है, मेगा कैरियोसाइट होता है, उसमें से ये ब्रेक होके ब्लड में चले जाता है और वो प्लेटलेट के फॉर्म में फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और इसके अमाउंट भी आप देख सकते हैं 1,50,000 to 4 लाख होते हैं ईच माइक्रो लीटर ब्लड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये इरेगुलर डिस्क शेप होते हैं जिसका डायमीटर है 2 to 4 माइक्रोमीटर। और उसमें बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं बट उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आरबीसी और प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में होता है। और उनके ग्रेन्यूल्स में केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं जब कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, ताकि वो उस ब्लड को रोक सके, क्लॉट कर सकें। तो गाइस इसमें हम एक और चीज़ देख सकते हैं, जितने भी हम पढ़े थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसके फंक्शंस को हम कंबाइनली समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। आरबीसी के बारे में देखते हैं कि इसके आप नंबर देख सकते हैं कि 4.8 मिलियन होता है फीमेल में, 5.4 मिलियन होता है मेल में। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं, वो बताए गए हैं कि 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, बाइकॉन्केव डिस्क होता है जो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और 120 दिन इसकी लाइफ स्पैन होती है। वहीं इसके फंक्शन के बारे में देखा जाए तो जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन को और CO2 को, बट ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग टू टिश्यू और CO2 को फ्रॉम टिश्यू टू लंग। वहीं अगर डब्ल्यूबीसी के बारे में देखा जाए तो इसके भी बहुत सारे ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, हर एक के अपने अपने फंक्शंस हैं जिसके बारे में बताया गया है। तो हम इसको शॉर्ट में देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या क्या फंक्शन मेनली इसके होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है इसके 5,000 से 10,000 अमाउंट होते हैं और इसमें कुछ ही दिन से कुछ घंटे तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। और ये मेनली पैथोजन या जो फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करते हैं डब्ल्यूबीसी का जो सेल्स होते हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स में इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये एक फेगोसाइटोसिस रोल प्ले करता है, डिस्ट्रक्शन करता है जो भी बैक्टीरिया है, और उसमें डिफेंस मटेरियल है जैसे लाइसोजाइम, डिफेंसिन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हो गए। तो ये सब चीज़ें हेल्प करता है कोई भी पैथोजन अंदर आ जाए, इन्वेट कर जाए, उसको किल करने में। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो डायग्राम से पता चलता है इसमें 2 से 5 न्यूक्लियस होते हैं जो हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। लोब्स होते हैं 2 से 5 लोब होते हैं न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए, और इसीलिए हम इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और ये न्यूट्रोफिल्स है तो इसमें कोई भी एसिडिक बेसिडिक चेन होता ही नहीं है। दूसरा है स्नोफिल। इसमें फिल में भी हम देख सकते हैं कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन के लिए प्रमोट करता है। और मिलीज का एक और काम होता है कि ये सर्टेन जो पैरासाइटिक वॉर्म्स है उसको डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करता है। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें भी 2 लोब होते हैं जो एक थिन या थिक स्टैंड से कनेक्टेड होते हैं, और ये एसिडिक डाइट को फेवर करते हैं। बेसोफिल में देखते हैं, बेसोफिल में ये बताया गया कि ये हेपेरिन, हिस्टामिन या सेरोटोनिन इसको रिलीज़ करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में भी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो ये केमिकल्स हैं इसका भी रोल प्ले होता है वैसोडाइलेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन में। और स्नोफिल में भी 2 लोब्स होते हैं। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ये स्ट्रेन इसमें यूज़ किया गया है ये बेसिक स्ट्रेन यूज़ किया है, इसलिए इसका नाम है बेसोफिल। उसके बाद आता है एक ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और उसमें पहला आता है लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होता है उसमें B और T लिम्फोसाइट्स होते हैं जो, और नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके भी, जैसे कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को मीडिएट करते हैं, एंटीबॉडी रिएक्शन शो करते हैं। जो B सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं जो एंटीबॉडी सिक्रीट कर सकते हैं। और जो T सेल होते हैं वो वायरस, कैंसर सेल्स और अदर ट्रांसप्लांटेड टिश्यू सेल्स में भी रिजेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं। और जो नेचुरल किलर सेल होते हैं वो डायरेक्ट किल कर सकते हैं जो भी पैथोजन हमारे बॉडी में आते हैं स्पॉन्टेनियस वे में। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि कैसे इसके स्ट्रेनिंग फॉर्म में आप देख सकते हैं। मोनोसाइट्स का भी काम फेगोसाइटोसिस का ही होता है,
और इसमें भी जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप आप देख सकते हैं या हॉर्सशू शेप देख सकते हैं, जो मैं बता चुका हूँ पहले स्लाइड में। अब आते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट का सबसे जैसे ही प्लेटलेट नाम सुनते हैं उसका मतलब आ जाता है क्लॉटिंग फैक्टर। ये इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्लॉट करने में हेल्प करते हैं जब भी कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, और हीमोस्टासिस में मेंटेन करते हैं। Thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.